नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम कर रहे थे चित्रात्मक प्रस्तुति जीएस दृष्टि का मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो आज हम पढ़ेंगे मुगल वंश। चलिए शुरू करते हैं। मुगल वंश बाबर। मुगल वंश बाबर। पहले बाबर के बारे में पढ़ते हैं। तुर्कों की चगताई शाखा से संबंधित था बाबर। तुर्कों की चगताई शाखा से संबंधित था बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। माता का नाम कुतलुग निगार खानम। माता का नाम कुतलुग निगार खानम। सरे पुल का युद्ध 1501 ईस्वी में। सरे ए पुल का युद्ध 1501 ईस्वी में शबानी खां से परास्त हुआ। शबानी खां से परास्त हुआ कौन? बाबर। शबानी खां द्वारा तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया गया था। शबानी खां ने तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। तो सर ए पुल का युद्ध 1501 ईस्वी में हुआ था। उसमें बाबर को हरा दिया था शबानी खां ने। चलिए 1507 ईस्वी मिर्जा की उपाधि का त्याग। 1507 ईस्वी में मिर्जा की उपाधि का त्याग कर दिया। नई उपाधि पादशाह धारण की। नई उपाधि पादशाह धारण की। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। तो अब की बार बाबर ने प्रयोग किए तुलुगमा पद्धति और इब्राहिम लोदी को हराया। 27 अप्रैल 1526 बाबर ने स्वयं को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी? बाबर ने रखी। किस युद्ध से? पानीपत के प्रथम युद्ध से 21 अप्रैल 1526 को। 27 अप्रैल 1526 को खुद को बादशाह घोषित कर दिया बाबर ने। और पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच। चलिए घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को हुआ। घाघरा का युद्ध बाबर बनाम महमूद लोदी किस किस के बीच हुआ? घाघरा का युद्ध बाबर तथा महमूद लोदी के बीच में। बाबर की आत्मकथा तुजु की ए बाबरी बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी बाबरनामा। और बाबरनामा तुर्की भाषा में रचित है। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है। 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख है इसमें, मेवाड़ का और विजयनगर का। बाबरनामा में किसका उल्लेख है? 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख है, एक मेवाड़ का और एक विजयनगर का। फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में अनुवाद किया। बाबरनामा किस में थी? तुर्की भाषा में। इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। चलिए तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली कुली द्वारा। तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली कुली द्वारा। कलंदर की उपाधि उदारता के कारण। बाबर को कलंदर की उपाधि उदारता के कारण। पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो पानीपत के युद्ध में या भारत में तोपों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बाबर ने किया था। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को हुआ बाबर और राणा सांगा के मध्य। खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के मध्य। बाबर द्वारा जिहाद की घोषणा की गई। ये जिहाद यहाँ से आया है, जो ये आतंकवादी करते हैं, ये जिहाद यहाँ से आया है, जो बाबर ने शुरू किया था। युद्ध में विजय प्राप्ति के पश्चात बाबर गाजी। युद्ध में विजय प्राप्ति के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का अर्थ है काफिरों को मारने वाला। गाजी का अर्थ है काफिरों को मारने वाला। चलिए हुमायूं और शेरशाह। हुमायूं और शेरशाह। हुमायूं बाबर के पुत्रों कामरान अस्करी हिंदाल में हुमायूं सबसे बड़ा था।
तो बाबर के कितने 4 बेटे थे, कामरान, अस्करी एवं हिंदाल और हुमायूं। हुमायूं सबसे बड़ा था और हुमायूं की माँ माहम बेगम थी जो शिया थी। माँ माहम बेगम शिया थी। 1532 ईस्वी में चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण, शेर खां द्वारा हुमायूं की अधीनता स्वीकार। तो 1532 में हुमायूं ने प्रथम आक्रमण कहाँ किया, चुनार दुर्ग पर। वहां का शासक था शेर खां, उसने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। हुमायूं के 4 प्रमुख युद्ध, देवरा 1532 हुमायूं जीता। चौसा का युद्ध 26 जून 1539, 26 जून 1539 चौसा का युद्ध शेर खान जीता। सरहिंद का युद्ध 12 जून 1555, 12 जून 1555 हुमायूं जीता। और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 हुमायूं इसमें हारा और शेरशाह की जीत हुई। 4 युद्ध फिर से देख लेते हैं। देवरा का युद्ध 1532 हुमायूं जीता। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 शेर खां जीता। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 हुमायूं जीता। और कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 इसमें शेरशाह जीता। और हारा कौन, हुमायूं। चलिए शेरशाह के बारे में पढ़ देते हैं। शेरशाह, इसका बचपन का नाम था फरीद। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद। सुधार क्षेत्र, राजस्व में, प्रशासनिक, सैनिक एवं करेंसी प्रणाली में सुधार। तो इसने राजस्व में, प्रशासनिक क्षेत्र में, सैनिक एवं करेंसी प्रणाली में सुधार किया। बंगाल सरकारों जिलों में विभक्त। तो बंगाल को जिलों को सरकार कहते थे, तो सरकारों में विभक्त किया। शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन, शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। चांदी के रुपया, तांबे का दाम 1:64, 1:64। एक चांदी का सिक्का, एक चांदी का रुपया बराबर है 64 तांबे का दाम। कालिंजर विजय अंतिम विजय थी शेरशाह की। कालिंजर विजय शेरशाह सूरी की अंतिम विजय थी। शेरशाह की मृत्यु 22 मई 1545 ये कालिंजर अभियान में हुई थी। और ये तोप के अंदर ही गोला फट गया था जब ये तोप चला रहा था, तो वहीं इसकी मृत्यु हो गई थी। तो शेरशाह की मृत्यु 22 मई 1545 कालिंजर अभियान में। मकबरा सासाराम बिहार में है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा और कबूलियत शुरू की। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा तथा कबूलियत शुरू की। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण किया। दिल्ली में स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण किया। सड़क ए आजम ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण, सड़क ए आजम ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया। और सोनार गांव बंगाल भारत से लाहौर पाकिस्तान तक सड़क ए आजम या ग्रैंड ट्रंक का निर्माण किया। कहां से कहां तक, सोनार गांव बंगाल भारत से लाहौर पाकिस्तान तक। तो सोनार गांव बंगाल भारत से लाहौर पाकिस्तान तक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया। किसने, शेरशाह सूरी ने। चलिए अब देख लेते हैं अकबर। अकबर जन्म 15 अक्टूबर 1542 को, जन्म 15 अक्टूबर 1542 को। 1556 में बादशाह घोषित, 1556 में बादशाह घोषित। बैरम खां इसका संरक्षक था। वकील नियुक्त और खाने खां की उपाधि। तो बैरम खां इसका संरक्षक भी था, इसका वकील भी नियुक्त किया और खाना की उपाधि भी दी। किसको, बैरम खां को। आमेर का राजा बिहारी मल की पुत्री हरखाबाई से विवाह। आमेर का राजा बिहारी मल की पुत्री हरखाबाई से इसका विवाह हुआ। और सलीम जहांगीर का जन्म हुआ किससे, हरखाबाई से। सलीम जहांगीर की मां हरखाबाई। चलिए समर्थक, ये चिश्ती संप्रदाय का समर्थक था अकबर। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का समाप्त, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त और 1564 में जजिया कर समाप्त। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों याद रखिएगा। 1562 में दास प्रथा समाप्त, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त और 1564 में जजिया कर समाप्त।
बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। बाल विवाह और सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया किसने? अकबर ने। मीर बख्शी, मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख था अकबर के शासन में और सैन्य वेतन और संगठन का कार्य करता था। सैन्य वेतन और संगठन का कार्य कौन करता था? मीर बख्शी। 1573 में घोड़े दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया। 1573 में घोड़े दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन शुरू किया। और सबसे पहले घोड़े दागने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1574-75 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैन्य संगठन बनाए। 1574-75 में मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैन्य संगठन का निर्माण किया। 1574-75 में। 1573 में घोड़े दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन। चलिए, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य आईने दहशाला अकबर द्वारा अपने शासन के 24वें वर्ष में प्रारंभ। अकबर के अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में प्रारंभ हुई आईने दहशाला। वास्तविक प्रणेता टोडरमल था इसका। आईने दहशाला का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था और अन्य नाम टोडरमल बंदोबस्त। टोडरमल बंदोबस्त, टोडरमल बंदोबस्त को ही आईने दहशाला कहते थे। इसका वास्तविक प्रणेता कौन था? टोडरमल था और अकबर के शासन के 24वें वर्ष में शुरू हुई। चलिए, तौहीद ए इलाही, तौहीद ए इलाही अन्य नाम दीन ए इलाही 1582 में स्थापना हुई और धर्मों के मूल सिद्धांत सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया गया। तौहीद ए इलाही अन्य नाम इसका दीन ए इलाही, ये एक धर्म बनाया था अकबर ने और 1582 में इसकी स्थापना हुई थी। धर्मों के मूल सिद्धांत सम्मिलित कर इसे सर्वसामान्य बनाने का प्रयास किया था। वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित थी। वास्तव में यह क्या थी? सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी और प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। इसमें प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। एकमात्र हिंदू जिसने दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया था कौन था? बीरबल था। चलिए, मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था अकबर के। मनसब श्रेणी पद, मनसब श्रेणी या पद, मनसबदार श्रेणी पद प्राप्त अधिकारी। मनसब क्या था? एक श्रेणी या पद था। मनसबदार श्रेणी या पद पर प्राप्त अधिकारी था मनसबदार। दशमलव प्रणाली पर आधारित थी मनसबदार प्रथा या पद। मनसबदार प्रणाली दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। मध्य एशिया से आयातित। ये कहां से आई थी? मनसबदारी व्यवस्था कहां से आई थी? मध्य एशिया से आई थी और शासनकाल के 11वें वर्ष में प्रारंभ की। अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया। 3 प्रकार, मनसबदार, अमीर और अमीर ए आजम। इसमें 3 प्रकार के पद होते थे, मनसबदार, अमीर और अमीर ए आजम। मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की थी? अकबर ने शुरू की थी। दशमलव प्रणाली पर आधारित थी और अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में इसने शुरू की थी। चलिए, परीक्षा उपयोगी तथ्य, परीक्षा उपयोगी तथ्य। पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्तान के महल को कहा है स्थापत्य कला का मोती। पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्तान के महल को क्या कहा है? स्थापत्य कला का मोती कहा है। अकबर के गुजरात विजय के बाद सीकरी को दिया गया नया नाम फतेहपुर सीकरी। तो अकबर के गुजरात विजय के बाद सीकरी को क्या नया नाम दिया गया? फतेहपुर सीकरी। अकबर ने सिकंदरा का नया नाम रखा बहिस्ताबाद। अकबर ने सिकंदरा का नया नाम क्या रखा था? बहिस्ताबाद रखा था। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की फैजी की अध्यक्षता में। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना फैजी की अध्यक्षता में की। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ एक का समकालीन भारतीय शासक था अकबर। तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट का समकालीन भारतीय शासक कौन था? अकबर था। अमेरिका की खोज का उल्लेख किया अबुल फजल ने। अमेरिका की खोज का उल्लेख किसने किया है? अबुल फजल ने किया है।
इबादत खाने की स्थापना हुई थी 1575 में फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में हुई थी। चलिए अब देखते हैं जहांगीर। जहांगीर देखते हैं। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में। मानबाई पहली पत्नी थी जहांगीर की। अंबर के राजा भगवान दास की पुत्री थी मानबाई और राजा मानसिंह की बहन थी मानबाई। मानबाई पहली पत्नी थी किसकी? जहांगीर की। अंबर के राजा भगवान दास की पुत्री और राजा मानसिंह की बहन थी। जगत गोसाई दूसरी पत्नी थी, उदय सिंह की पुत्री थी और शहजाद खुर्रम की माँ। खुर्रम की माँ थी जगत गोसाई। खुर्रम कौन? शाहजहां। खुर्रम का अन्य नाम क्या था वास्तविक? शाहजहां। शाहजहां की मां कौन? जगत गोसाई। इसका राज्याभिषेक कब हुआ? राज्याभिषेक 1605 ईस्वी में। जहांगीर का राज्याभिषेक 1605 ईस्वी में आगरा के किले में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि किसने ली थी? जहांगीर ने। 2 अस्पा सवार पद के 2 गुने घोड़े। 2 अस्पा सवार पद के 2 गुने घोड़े। सिंह अस्पा सवार पद के 3 गुने घोड़े। सवार पद के 3 गुने घोड़े सिंह अस्पा। चित्तौड़गढ़ की संधि 1615 में हुई थी। चित्तौड़गढ़ की संधि 1615 में राणा अमर सिंह के साथ हुई थी। चित्तौड़गढ़ की संधि राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच में 1615 में। राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार की थी, तो राणा अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ वापस कर दिया था। जहांगीर ने राणा को चित्तौड़गढ़ की संधि के अनुसार चित्तौड़ वापस कर दिया था। जुनता दल नूरजहां ने जहांगीर से विवाह के बाद बनाया। जुनता दल किसने बनाया था? नूरजहां ने। जुनता दल किसने बनाया? नूरजहां ने जहांगीर से विवाह के बाद बनाया था। अन्य सदस्य एतमादुद्दौला, मिर्जा गियास बेग, मिर्जा गियास बेग या एतमादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग, असमत बेगम, आशफ खां और शहजादा खुर्रम, ये इसके अन्य सदस्य थे जुनता दल के। चलिए शिष्टमंडल। विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत तथा प्रतिनिधि विलियम हॉकिंस मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज। तो मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस था। जहांगीर द्वारा इंग्लिश खां की उपाधि प्रदत्त की गई, तो जहांगीर ने इसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। तो मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस। किसके दरबार में आया था ये? जहांगीर के दरबार में। सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का दूत बनकर आया। सर थॉमस रो ब्रिटेन का राजा जेम्स प्रथम का दूत बनकर आया था। सर थॉमस रो और दूसरा अंग्रेज अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ है। ये कहां पर आया था? अजमेर में आया था जहांगीर के दरबार में। बादशाह के साथ शिकार भी खेलने गया। यह जहांगीर के साथ शिकार भी खेलने गया था। फ्रांसिस पेलसर्ट डच पर्यटक था ये, और इसकी पुस्तक रिमांस ट्रेंटी किसकी पुस्तक? फ्रांसिस्को पेलसर्ट की। फ्रांसिस्को पेलसर्ट एक डच पर्यटक था। जहांगीर के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार। जहांगीर के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन थे? उस्ताद नादिर उल अस्र पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था ये उस्ताद मंसूर। अबुल हसन नादिर उज्जमा। अबुल हसन व्यक्ति चित्र में महारत हासिल थी, यह व्यक्तियों के चित्र बनाता था अबुल हसन। और तुजुक ए जहांगीरी किसकी है? अबुल हसन। जहांगीर की आत्मकथा फारसी में है। जहांगीर की आत्मकथा फारसी में है। तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी? अबुल हसन ने।
जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? शाहदरा लाहौर में है। एतमादुद्दौला का मकबरा, ये एतमादुद्दौला कौन था? नूरजहां का पिता था। एतमादुद्दौला कौन था? नूरजहां का पिता था। और एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां ने बनवाया था। पूर्णतः संगमरमर द्वारा निर्मित पहली कृति। पित्रा-दूरा का प्रयोग हुआ है इसमें। पित्रा-दूरा का प्रयोग हुआ है किसमें? एतमादुद्दौला के मकबरे में। एतमादुद्दौला का दूसरा नाम मिर्जा गियास बेग। कौन था ये? नूरजहां का पिता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शाहजहां। शाहजहां, इसका परिचय। जन्म 1592 ईस्वी में। माता जगत गोसाई। अर्जुमंत बानो बेगम मुमताज। इसकी पत्नी कौन थी? शाहजहां पत्नी अर्जुमंत बानो बेगम। मुमताज महल। मुमताज महल। राज्याभिषेक आगरा में हुआ इसका। राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? आगरा में हुआ था। और अपनी राजधानी यह है आगरा से दिल्ली ले गया। उपाधि अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब और किरण ए सानी। अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब और किरण ए सानी उपाधि थी किसकी? शाहजहां की। साम्राज्य विस्तार 1633 ईस्वी में अहमदनगर मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया। 1633 में शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया था। और संधि कौन कौन सी की? गोलकुंडा तथा बीजापुर से इसने संधि की थी। गोलकुंडा और बीजापुर से संधि की थी शाहजहां ने। औरंगजेब 1636 से 44 ईस्वी में दक्कन का सूबेदार था। और 1652 और 1636 से 1644 ईस्वी दक्कन का सूबेदार था औरंगजेब। कंधार शाहजहां के समय अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया था। कंधार शाहजहां के समय अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया था कंधार। चलिए शासनकाल। शाहजहां का शासनकाल। मुगल काल का स्वर्ण काल मान्यता। मुगल काल का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? शासनकाल, शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहते हैं। फारसी भाषा में दो शैली थी, भारतीय फारसी और ईरानी फारसी। कलीम राजकवि नियुक्त। कलीम राजकवि था किसका? शाहजहां का। और कविंद्र आचार्य शाहजहां के आश्रित कवि। कविंद्र कल्पलता की रचना की। कविंद्र आचार्य ने कविंद्र कल्पलता की रचना की। बादशाह से निवेदन कर तीर्थ यात्रा कर का समापन। तो इसने कविंद्र आचार्य ने शाहजहां से निवेदन करके तीर्थ यात्रा कर खत्म करवाया। और इसकी उपाधि थी सरस्वती। कविंद्र आचार्य की उपाधि थी सरस्वती। चलिए स्थापत्य कला। स्थापत्य दिल्ली की जामा मस्जिद एवं आगरा के ताजमहल का निर्माण। स्थापत्य कला चरमोत्कर्ष पर थी किसके काल में? शाहजहां के काल में। और दिल्ली की जामा मस्जिद एवं आगरा का ताजमहल का निर्माण करवाया किसने? शाहजहां ने। दीवाने आम, दीवाने खास, लाल किला, शीश महल, मोती मस्जिद आगरा वाली आदि का निर्माण करवाया। तो शाहजहां ने किस किस का निर्माण करवाया? दीवाने आम का, दीवाने खास का, लाल किला का, शीश महल का, मोती मस्जिद आगरा वाली। मोती मस्जिद आगरा वाली का निर्माण करवाया था किसने? शाहजहां ने। ध्यान रखिएगा। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय। तो ताजमहल की वास्तुकला में किस किस का समन्वय दिखता है? भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय दिखता है। दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक नए नगर की स्थापना की। तो दिल्ली में शाहजहानाबाद नए नगर की स्थापना किसने की? शाहजहां ने। अन्य कार्य शाहजहां के सिजदा एवं जमी बोस प्रथा को समाप्त किया। सिजदा तथा जमी बोस प्रथा को समाप्त किया किसने? शाहजहां ने। चलिए औरंगजेब। औरंगजेब 2 बार राज्याभिषेक हुआ किसका? औरंगजेब का। प्रथम 31 जुलाई 1658 को, पहला 31 जुलाई 1658 को और दूसरा 15 जून 1659 को। दूसरा 15 जून 1659 को। उत्तराधिकारी का युद्ध, उत्तराधिकारी का धर्मत 15 अप्रैल 1658, 15 अप्रैल 1658
58। धर्मत दारा शिकोह जसवंत सिंह का साथ के विरुद्ध, दारा शिकोह जिसका साथ दिया था जसवंत सिंह ने, उसके विरुद्ध धर्मत का युद्ध हुआ था औरंगजेब के खिलाफ। दारा शिकोह जसवंत सिंह तथा औरंगजेब के बीच हुआ था धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658। दारा शिकोह बनाम औरंगजेब एवं मुराद की संयुक्त सेना। दारा शिकोह के खिलाफ कौन था? औरंगजेब तथा मुराद की सेना। चलिए, पुरंदर संधि राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य। पुरंदर की संधि हुई थी राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य में। कब हुई थी? जून 1665 में। जून 1665 में हुई थी पुरंदर की संधि राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य। बीजापुर 1686 एवं गोलकुंडा 1687 में आधिपत्य। तो औरंगजेब ने बीजापुर पर 1686 और गोलकुंडा पर 1687 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो औरंगजेब के काल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे और शासन का उत्तरार्ध 31.6% सेनापति हिंदू तथा आधे से ज्यादा मराठे थे। शासन काल का उत्तरार्ध 31.6 सेनापति हिंदू तथा आधे से ज्यादा मराठे थे। किसके? औरंगजेब के शासन काल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। औरंगजेब 1679 में जजिया कर पुनर्जीवित कर दिया। तो जजिया कर को पुनर्लागू करने वाला कौन था? औरंगजेब था। जजिया कर को फिर से लागू किया किसने? औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में, 1679 में। और इसे खत्म किसने किया था? अकबर ने। सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्योहार मनाना, तुलादान और जरोखा दर्शन पर पाबंदी लगा दी। सिक्कों पर कलमा खुदवाने, नौरोज का त्योहार मनाने, तुलादान और जरोखा दर्शन पर पाबंदी लगा दी औरंगजेब ने। राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण करवाया। राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण करवाया आजम शाह द्वारा। अन्य नाम इसका बीबी का मकबरा। राबिया उद दौरानी मकबरे का अन्य नाम बीबी का मकबरा। ताजमहल पर आधारित स्थापत्य कला शैली में बनाया गया। द्वितीय ताजमहल की उपाधि दी जाती है इसको, बीबी के मकबरे या राबिया उद दौरानी के मकबरे को। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया। और आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। ध्यान रखिएगा, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने और दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया। जहां आरा को शाहीबाद उज जमानी की उपाधि, जहां आरा को शाहीबाद उज जमानी की उपाधि दी और संत समर्थ रामदास समकालीन था। संत समर्थ रामदास इसके समकालीन थे। किसके? औरंगजेब के। मुगल कालीन प्रशासन, मुगल कालीन प्रशासन देखते हैं। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। मीर बख्शी सरखत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर, सैनिकों का मासिक वेतन निर्धारित। सरखत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और सैनिकों का मासिक वेतन निर्धारित किया था। प्रांतों के बख्शी इसके नियंत्रण में थे। प्रांतों के बख्शी इसके नियंत्रण में थे। किसके? मीर बख्शी के। भू राजस्व अधिकारों का पर्यवेक्षण करता था। सैन्य विभाग के वेतन के लिए उत्तरदायी था। सैन्य विभाग के वेतन के लिए उत्तरदायी कौन था? मीर बख्शी। वेतन अधिकार सर जदुनाथ सरकार के अनुसार, वेतन अधिकारी था यह कौन? मीर बख्शी। सर जदुनाथ सरकार के अनुसार नियमित एवं स्थायी कार्य नहीं था। इसका नियमित और स्थायी कार्य नहीं था। कौन सा? वेतन अधिकारी का। वेतन अधिकारी का कार्य इसका नियमित और स्थायी नहीं था। चलिए, घुड़सवार सैनिक। अहदी बादशाह द्वारा नियुक्त सैनिक को क्या कहते थे? अहदी कहते थे और बादशाह के अंगरक्षक रूप में कार्य करता था। अहदी क्या था? बादशाह के द्वारा नियुक्त सैनिक होता था और यह बादशाह के अंगरक्षक के रूप में कार्य करता था। दाखिली बादशाह द्वारा भर्ती सैनिक, दाखिली बादशाह द्वारा भर्ती सैनिक होता था और मनसबदारों की सेवा करता था। तो मनसबदारों की सेवा में बादशाह द्वारा भर्ती किया गया सैनिक क्या कहलाता था? दाखिली कहलाता था। चलिए,
मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। संगीत अकबर, तानसेन प्रमुख ध्रुपद गायक। अकबर के शासनकाल में संगीतकार कौन था? तानसेन। प्रमुख ध्रुपद गायक था तानसेन। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ। मूल नाम रामतनु पांडे। तो तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। अकबर के नवरत्नों में से एक थे तानसेन। अकबर के दरबार से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे। तो अकबर के दरबार से पहले कहां पर थे रामतनु पांडे या तानसेन? ये थे रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में। अकबर द्वारा कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की। तो अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि धारण की थी? विलास की उपाधि। विलास की उपाधि कंठाभरण के कारण। मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ख्याल गायन लोकप्रिय। मोहम्मद शाह रंगीला ख्याल गायक लोकप्रिय। औरंगजेब संगीत इस्लाम विरोधी। संगीत इस्लाम विरोधी माना किसने? औरंगजेब ने, और इसने पाबंदी लगा दी थी। स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। कौन? औरंगजेब स्वयं एक कुशल वीणा वादक था, लेकिन इस्लाम संगीत को इस्लाम विरोधी मानता था, तो इसने पाबंदी लगा दी थी संगीत पर। चलिए, चित्रकला। मुगल शैली का प्रारंभकर्ता हुमायूं। मुगल शैली का चित्रकला में मुगल शैली का प्रारंभकर्ता कौन था? हुमायूं। हुमायूं के चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद। मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद हुमायूं के चित्रकार थे। और अकबर के चित्रकार दसवंत, इसने आत्महत्या कर ली थी। दसवंत आत्महत्या कर ली थी। और बसावन और दसवंत अकबर के चित्रकार थे। जहांगीर का चित्रकार अबुल हसन और उस्ताद मंसूर। अबुल हसन नादिर उज जमा की उपाधि और उस्ताद मंसूर नादिर उर असर की उपाधि। अन्य तथ्य जहांगीर से संबंधित मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग। तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को। चित्रकला का कुशल पारखी। चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी था और प्रशंसक था कौन? जहांगीर। और ये खुद भी एक बहुत बड़ा चित्रकार था। साहित्य फारसी मुगलों की राजभाषा। मुगलों की राजभाषा कौन सी थी? फारसी। और नस्तालिक फारसी लिपि। नस्तालिक क्या है? फारसी लिपि। फारसी लिपि को क्या कहते हैं? नस्तालिक। मुगलों की राजभाषा कौन सी थी? फारसी थी। मुगलों की राजभाषा थी फारसी। मुगल कालीन साहित्य गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री। प्रसिद्ध रचना हुमायूंनामा। बाबर और हुमायूं का इतिहास किसमें? हुमायूंनामा में बाबर और हुमायूं का इतिहास है। हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का वर्णन किया है और अकबर के आदेश पर लिखा है। तो गुलबदन बेगम कौन थी? बाबर की पत्नी और हुमायूं की बहन थी और इसने रचना की है हुमायूंनामा। किसके कहने पर? अकबर के कहने पर इसने हुमायूंनामा की रचना की है। और इसमें क्या क्या है? बाबर हुमायूं का इतिहास लिख रखा है कि हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का वर्णन कर रखा है हुमायूंनामा में। लेखक और पुस्तक। लेखक पुस्तक निजामुद्दीन अहमद की तबकाते अकबरी। निजामुद्दीन अहमद की तबकाते अकबरी। अब्बास का शेरवानी की तारीख है शेरशाही। हसन निजामी की ताजुल मासिर। ख्वाद मीर की कानून ए हुमायूनी। भीमसेन की नुस्खा ए दिलकुशा और मिर्जा मोहम्मद काजिम की आलमगीरनामा। गुलाम हुसैन की सियार और मुतकरीन। मोहम्मद साले की आलम साले और इनायत खां की शाहजहांनामा। इनायत खां की शाहजहांनामा। चंद्रभान ब्राह्मण की चहार चमन। चंद्रभान ब्राह्मण की चहार चमन। मोतबिंद खां की इकबालनामा ए जहांगीरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी पादशाहनामा। अबुल फजल अकबरनामा। केशवदास रामचंद्रिका। केशवदास रसिक प्रिया। अबुल हमीद लाहौरी की है पादशाह नामा। अबुल फजल ने लिखी अकबरनामा। अकबरनामा किसकी है? अबुल फजल की। केशवदास ने लिखी रामचंद्रिका।
तो रामचंद्रिका किसकी है? केशवदास की। रामचंद्रिका केशवदास की, और रसिक प्रिया भी केशवदास की। रामचंद्रिका और रसिक प्रिया केशवदास की रचना है। विदेशी यात्री ट्रेवर्नियर टेवर्नियर ट्रेवर्नियर या टेवर्नियर शाहजहां के शासनकाल में भारत की यात्रा की। पेशे से ये एक जोरी था। जोरी क्या होता है? जो हीरे जवाहरात की परख रखता है या बेचता है, जोरी होता है। 6 बार भारत की यात्रा की इसने। 6 बार भारत की यात्रा की किसने? टेवर्नियर ने। पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया। ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक किसकी है? ट्रेवर्नियर की पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अन्य विदेशी यात्री मनुच्ची, इतालवी यात्री था ये। दारा सिको की सेवा तोपची के रूप में। तो ये दावा सिको की सेना में भर्ती हो गया था तोपची के रूप में। कौन? मनुच्ची। बाद में चिकित्सक का पेशा अपनाया इसने, मनुच्ची ने। स्टोरियो दो मोगोर मुगल इंडिया संस्मरण, अन्य नाम 17वीं शताब्दी में भारत का दर्पण। तो मनुच्ची की किताब कौन सी है? स्टोरियो दो मोगोर या मुगल इंडिया, और अन्य नाम इसका क्या है? 17वीं शताब्दी में भारत का दर्पण। चलिए, मुगल काल विविध। हेमू हेमराज तत्कालीन स्रोतों के में नाम बक्काल। तत्कालीन स्रोतों में नाम बक्काल मिलता है हेमू हेमराज का। रेवाड़ी में सोरे के व्यापारी थे। हेमू हेमराज रेवाड़ी में सोरे के व्यापारी थे। इस्लाम शाह की सेवा आदिल शाह के समय में। आदिल शाह के समय में थे हेमू हेमराज रेवाड़ी में सोरे के व्यापारी। सम्मान और कद बढ़ा, वजीर और सेनापति बने। तो आदिल शाह के शासनकाल में थे ये, और वजीर और सेनापति बने आदिल शाह के दरबार में। तरदी बेग को परास्त कर विक्रमादित्य विक्रमजीत की उपाधि धारण की। तरदी बेग को हराकर, उसको पराजित करके विक्रमादित्य विक्रमजीत की उपाधि धारण की। किसने? के हेमराज है या हेमू ने। चलिए, ये अंतिम हिंदू शासक थे। भारत के अंतिम हिंदू शासक कौन थे? हेमू हेमराज। भारत के अंतिम हिंदू शासक कौन थे? हेमू हेमराज। कहाँ? रेवाड़ी। ये दिल्ली सल्तनत के अंतिम हिंदू सम्राट थे हेमू हेमराज। और इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय पानीपत के युद्ध में, जो कि अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। अकबर की तरफ से कौन लड़ा था? बैरम खान लड़ा था, अकबर का संरक्षक। और इस युद्ध में हेमू हेमराज की मृत्यु हो गई थी। तो ये थे अंतिम हिंदू सम्राट दिल्ली के। चलिए, विदेशी यात्री और भारत में यात्रा अवधि। हॉकिंस 1608 से 1611 ईस्वी। हॉकिंस आया 1608 से 1611। टॉमस रो 1615 से 1619। मनुच्ची 1653 से 1708 और रोल्फ फिंच 1585 से 1586। हॉकिंस आया 1608 से 1611, टॉमस रो 1615 1619, मनुच्ची 1653 से 1708 और रोल्फ फिंच 1585 से 1586 में आया। युद्ध और वर्ष। युद्ध वर्ष। खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529, चौसा का युद्ध 1539, सामूगढ़ का युद्ध 1658। खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529, चौसा का युद्ध 1539, सामूगढ़ का युद्ध 1658 में। चौसा या बिलग्राम, इसे चौसा या बिलग्राम भी कहते हैं, 1539। घटना और संबंधित शासक। घटनाएं और संबंधित शासक। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर राणा प्रताप के विरुद्ध। अकबर तथा राणा प्रताप के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच। हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था बिलग्राम का युद्ध। खुसरो का विद्रोह जहांगीर। खुसरो का विद्रोह जहांगीर। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। चलिए, विविध। अमरम विजयनगर के नायकों को राजा द्वारा वेतन के बदले उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए दिया गया विशेष भूखंड क्या कहलाता था? अमरम। विजयनगर के शासकों को
विजयनगर में नायकों को राजा द्वारा वेतन के बदले या उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए दिया गया विशेष भूखंड क्या कहलाता था? अमरम कहलाता था। मोकाशा मराठा शासन में चौथ की आय का 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दे। मोकाशा क्या था? मराठा शासन में चौथ की आय का 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दे दिया जाता था। चौथ की आय, चौथ एक कर होता था मराठा शासन में। चलिए, सूरत बंदरगाह अन्य नाम बाबुल मक्का, मक्का द्वार। सूरत बंदरगाह का अन्य नाम क्या रखा था इनने? बाबुल मक्का या मक्का का द्वार। चलिए, प्रसिद्ध भारतीय हीरे कोहिनूर के संबंध में जानकारी देने वाला विदेशी यात्री का नाम ट्रेवरनियर। प्रसिद्ध भारतीय हीरे कोहिनूर के संबंध में जानकारी देने वाले विदेशी यात्री का नाम है ट्रेवरनियर। भारतीय व्यापारिक जहाजों का काम करने वाले कर्मचारी का नाम था मोलिम। भारतीय व्यापारिक जहाजों पर काम करने वाले कर्मचारी का नाम क्या था? मोलिम था। मोलिम तारों तथा सूर्यों की स्थिति का पता लगाता था गोलाकार यंत्र से। तो मोलिम क्या करता था? तारों और सूर्यों की स्थिति का पता लगाता था गोलाकार यंत्र से। मराठों के होलकर वंश की शासिका थी अहिल्याबाई। तो मराठों के होलकर वंश की शासिका कौन थी? अहिल्याबाई। चलिए, मराठा छत्रपति राजाराम की पत्नी का नाम था ताराबाई। मराठा छत्रपति राजाराम की पत्नी का क्या नाम था? ताराबाई नाम था। गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी दुर्गावती। गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका कौन थी? दुर्गावती थी। चलिए, तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। अपने माता पिता का और अपने टीचरों का सम्मान कीजिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एग्जाम आ गए हैं, एनटीपीसी के भी एग्जाम अब शुरू हो जाएंगे 12 जून से, उनकी डेट आ गई है। और भी एग्जाम आने वाले हैं। सीईटी का एग्जाम हरियाणा में अगस्त तक होगा। तो अपनी पढ़ाई में जुटे रहिए, ये ना सोचें कि भाई जब एग्जाम आएगा तभी पढ़ेंगे, पढ़ते रहिए लगातार। तो चलिए, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।